जर्नल एंट्री, ये चैप्टर है आपका। अब जर्नल एंट्री के अंदर बेसिकली हम लोग यहाँ पर अभी तो कुछ थ्योरेटिकल पार्ट को डिस्कस करेंगे, एंट्री किस तरीके से होती है, क्या होती है, किस तरीके से इस पर काम करना चाहिए, हम इसी पे अभी डिस्कस करेंगे। हमने अपने होने वाले बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को हमने बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना है, और बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करने के लिए हम जर्नल एंट्री बनाते हैं। जर्नल एंट्री हम बनाते हैं। अब जर्नल एंट्री की शुरुआत कहां से हुई थी, पहले तो ये पता होना चाहिए। क्या था, एक स्कॉलर थे जिसका नाम था ल्यूकास पासियोली। ल्यूकास पासियोली ये एक्चुअली मैथमेटिशियन थे। इन्होंने मैथ्स की एक बुक लिखी। अब इन्होंने 1497 के आसपास इन्होंने एक मैथमेटिक्स की बुक लिखी। अब उस जमाने में क्या होता था, बुक्स जितनी हैवी हो, बुक्स जितनी बड़ी हो, उतना अच्छा माना जाता था। तो उन्होंने अपनी बुक को हैवी करने के लिए और बुक के अंदर कुछ एडिशनल मटेरियल डालने के लिए, ये बेसिकली इटली के रहने वाले थे, तो इन्होंने पूरे यूरोप के अंदर घूम घूम के बिजनेसमैन को एनालाइज किया। उनको देखा कि वो अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को, अपने बिजनेस की एक्टिविटीज को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अकाउंट की बुक में किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। फिर उन्होंने उन सबके अकाउंटिंग के सिस्टम को समझ के एक सही अकाउंटिंग सिस्टम क्या होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने एक नया अकाउंटिंग सिस्टम बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। बुक कीपिंग वर्ड में इसलिए यूज कर रहा हूं कि अकाउंट्स की बुक में जो ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं और जो लेजर पोस्टिंग हम करते हैं और ट्रायल बैलेंस जो बनाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बुक कीपिंग। क्योंकि अकाउंट्स की बुक को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने को ही कहते हैं बुक कीपिंग। उसके आगे रिजल्ट्स आइडेंटिफाई करने की प्रोसेस बुक कीपिंग के अंदर नहीं आती। इसका मतलब बुक कीपिंग के अंदर क्या क्या आ गया, जर्नल एंट्री आ गई, लेजर पोस्टिंग आ गई और ट्रायल बैलेंस आ गया। इन्होंने बुक कीपिंग के लिए डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग लिखी। अपनी बुक के अंदर एक पार्ट के अंदर इन्होंने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के बेसिक प्रिंसिपल्स को लिखा और अपनी बुक पब्लिश कर दी। अब 1497 के समय लोगों ने, 1497 जिस जमाने में आया था, उस जमाने में लोगों ने इनकी बुक से तो कुछ सीखा नहीं, इनकी बुक से कुछ बहुत ज्यादा पढ़ा भी नहीं। लेकिन फिर यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया 1850 में। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में लोगों ने अपने बिजनेस के साइज को बड़ा करना शुरू किया। स्मॉल स्केल बिजनेस मीडियम स्केल में कन्वर्ट हुए, मीडियम स्केल बिजनेस लार्ज स्केल में कन्वर्ट हुए, लार्ज स्केल बिजनेस वेरी लार्ज स्केल में कन्वर्ट हुए। और बिजनेस के साइज को बड़ा करने के लिए लोगों ने अलग अलग बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया। पहले सोल प्रोप्राइटरशिप आया, फिर पार्टनरशिप फॉर्म आई और फिर धीरे से ज्वाइंट स्टॉक कंपनी आई। तो समस्या जो खड़ी हुई वो खड़ी हुई ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों के बनने से। ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों के अंदर कंपनियां अपनी टोटल शेयर कैपिटल डिसाइड करती थीं। उन शेयर कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में बांटती थीं, जिसको हम लोग कहते हैं शेयर कैपिटल। और ये शेयर पब्लिक को इशू करके अपने लिए इनिशियल फंड या कैपिटल का अरेंजमेंट करती थी। अब जो शेयर्स को सब्सक्राइब करता था, जो इन शेयर्स को खरीदता था, वो तो भाई कंपनी की कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन कंपनियों का मैनेजमेंट होता था कंपनियों के डायरेक्टर्स के हाथों में। अब पैसा किसी और का, जो तो कंपनी का बिजनेस नहीं देख रहा, लेकिन उसके पैसे को मैनेज कर रहा है बिजनेस के अंदर कोई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कंपनी की ओनरशिप और मैनेजमेंट यहां पर बढ़ गई। ओनरशिप शेयर होल्डर के हाथों में चली गई, मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में चला गया। अब किसी और का पैसा था तो कंपनी के, कई कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वहां पे फ्रॉड करना शुरू कर दिया। किसी और का पैसा है, कुछ भी प्रॉफिट दिखा रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, लेकिन लॉस दिखा रहे हैं, अपने आप को सैलरी जरूरत से ज्यादा बांट रहे हैं, कहीं पर भी उटपटांग तरीके से, इनएफिशिएंट तरीके से शेयर होल्डर के पैसे को खर्च करे चले जा रहे हैं। तो कल को अगर पैसा डूबेगा तो किसका डूबेगा? शेयर होल्डर का। यही होना शुरू हुआ। जब कंपनी के शेयर होल्डर का पैसा डूबना शुरू हुआ तो कंपनी के शेयर होल्डर ने हल्ला मचाया, सरकार को दोष देना शुरू कर दिया कि आप कंपनियों को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर रहे हैं। इसलिए कंपनी के डायरेक्टर्स को इस बात की छूट मिल जाती है कि वो शेयर होल्डर के पैसों को इनएफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज करना शुरू कर दें। तो ग्रेट ब्रिटेन के अंदर कंपनीज एक्ट बना। कंपनीज एक्ट स्पेशली बनाया ही किसके लिए गया? ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों के लिए, कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनियां ताकि शेयर होल्डर के पैसे को बर्बाद ना कर सकें, इनएफिशिएंट तरीके से इसकी यूटिलाइजेशन ना कर सकें। और कंपनी एक्ट जब बना तो उसके अंदर लिख दिया गया कि जो भी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बनेगी, वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी अपनी अकाउंट्स की बुक को डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के हिसाब से मेंटेन करेगी। ये कानून के अंदर ही लिख दिया गया है, कानून ही बना दिया गया।
अब जब कानून के अंदर लिख दिया गया कि आपको अपनी अकाउंट की बुक डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के हिसाब से मेंटेन करनी पड़ेगी, तो लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया कि ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम होता क्या है। तो पता चला कि भाई अगर आपको डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम सीखनी है तो ल्यूकास पासियोली साहब ने एक बुक लिखी थी, उसके अंदर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का पूरा फंडा दिया हुआ है, फंडामेंटल्स दिया हुआ है, उससे पढ़ो और डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम सीख लो। तो असल में बुक लिखी गई 1497 में, डबल एंट्री के प्रिंसिपल्स बताए गए 1497 में, लेकिन सही तरीके से अगर वो फैशनेबल हुए, प्रैक्टिकल लाइफ में वो यूटिलाइज होना शुरू हुए तो वो 1850 के बाद से। तो यहां से हमारी बुक कीपिंग या जर्नल एंट्री शुरू हुई। अब जैसा लूकास पासियोली साहब ने हमको बताया था ट्रेडिशनली, उसी तरीके से उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आज भी हम अपनी अकाउंट के ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री के फॉर्म में अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड करते हैं। बिल्कुल आज भी वही 700 साल पुराने तरीके को हम यूज किए चले जा रहे हैं। सर ल्यूकास पासियोली साहब ने क्या बताया? तो ल्यूकास पासियोली साहब ने कहा कि भाई जितने भी आपके ट्रांजैक्शन या इवेंट्स होंगे, जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज होगी, आप उनको 3 कैटेगरी में बांटेंगे या 3 उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। जितने भी ट्रांजैक्शन या इवेंट्स होंगे उनको आप अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करने के लिए उनको आप अकाउंट के नाम से पुकारेंगे और आप इन अकाउंट्स की 3 क्लासिफिकेशन करेंगे। सर 3 क्लासिफिकेशन कौन कौन सी करेंगे? पहली क्लासिफिकेशन होगी पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट। अब सर पर्सनल अकाउंट यानी क्या होता है? अकाउंट को मैं हमेशा A/C करके लिख दिया करूंगा, ये अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है, शॉर्टकट है। सर पर्सनल अकाउंट क्या होता है? तो ल्यूकास पासियोली साहब ने कहा कि बिजनेस जब किसी भी पर्सन के साथ में डील करे, कोई भी पर्सन, फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है, मैंने राम से गुड्स परचेस किया तो मैं किसके साथ डील कर रहा हूं? राम के साथ। मैंने श्याम को गुड्स अगर क्रेडिट में बेचा तो किसके साथ डील कर रहा हूं? मैं श्याम के साथ। अगर मैंने मोहन से और गुड्स परचेस किया तो मैं मोहन के साथ में डील कर रहा हूं। अगर मैंने और जॉन, डेविड और किसी और को मैंने गुड्स बेचा या उनसे कोई उधारी में एसेट खरीदी तो मैं इन अलग अलग लोगों के साथ में डील कर रहा हूं। तो बिजनेस जिन लोगों के साथ में डील करता है उनको बिजनेस के अंदर कहा जाता है पर्सन्स या इंडिविजुअल। पर्सन को बाद में जाके इंडिविजुअल के नाम से पुकारना ज्यादा लॉजिकल हो गया। तो बिजनेस जितने इंडिविजुअल्स के साथ में डील करता है उन सारे इंडिविजुअल्स के अकाउंट किसके अंदर आ जाएंगे? पर्सनल अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। अब बिजनेस नॉर्मली 2 तरीके के पर्सन या इंडिविजुअल के साथ में डील करता है। इसमें एक होते हैं नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन का मतलब वो लोग जो नेचुरली बॉर्न है, जो प्राकृतिक रूप से पैदा हुए हैं। राम, श्याम, मोहन और डेटर। डेटर भी क्या होता है? डेटर्स इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पर्सन, यानी कई सारे लोग हैं जिनको हमने उधारी में गुड्स बेच रखा है, उन सारे लोगों का जो एक ग्रुप बनेगा उनको हम कहते हैं डेटर। तो डेटर भी अल्टीमेटली पर्सन ही है, क्रेडिटर्स भी अल्टीमेटली पर्सन ही है, और ये भी नेचुरल रूप से पैदा हुए हैं, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं नेचुरल पर्सन। अब नेचुरल पर्सन के अंदर कौन कौन आ सकते हैं? नेचुरल पर्सन के अंदर आ सकता है राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, ये सारे लोग नेचुरल पर्सन के अंदर आ सकते हैं। यानी जो भी आदमी हैं, औरत हैं, जिनके साथ में बिजनेस डील कर रहा है, बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, बिजनेस जिनके साथ में डील कर रहा है वो सब किसके अंदर आ जाएंगे? नेचुरल पर्सन के अंदर आ जाएंगे। एक टाइप के पर्सन और भी हैं जिनको हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन। अब सर ये आर्टिफिशियल पर्सन क्या होते हैं? भाई आप किसी आदमी से उधार खरीदते हो या आप किसी आदमी को उधार बेचते हो तो उस आदमी से आप डील कर रहे हो, लेकिन अगर आप किसी दूसरे बिजनेस से उधार खरीदते हो या किसी आप दूसरे बिजनेस को उधार बेचते हो तो बिजनेस में आप किसी एक आदमी को गुड्स नहीं बेच रहे, आप पूरे के पूरे बिजनेस जो हाउस है या जो दूसरी बिजनेस एंटिटी है उससे उधारी में खरीद रहे हो या उसको उधारी में आप बेच रहे हो। तो ये जो बिजनेसेस होते हैं, जो इकोनॉमिक एंटिटीज होती हैं जिनसे आप डील करते हैं, जिनको आप पैसे दे रहे हो, जिनसे आप पैसे ले रहे हो, जिनको आप उधार दे रहे हो, जिनसे आप उधार ले रहे हो, तो ये सारे बिजनेसेस जो होते हैं वो कहलाते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने कोई एक्स लिमिटेड नाम की कंपनी है, एक्स लिमिटेड नाम की कंपनी से मैंने गुड्स खरीदा बेचने के लिए।
तो अब मैं डील किसके साथ कर रहा हूं? मैं वहां के किसी डायरेक्टर या वहां के किसी शेयर होल्डर के साथ में डील नहीं कर रहा। मेरी तो उधारी किसकी तरफ है? एक्स लिमिटेड की तरफ, उस कंपनी की तरफ मेरी उधारी है। तो ऐसे करके एक्स लिमिटेड हो गया, या मेसर्स राम एंड सन्स। अब राम एंड सन्स क्या, जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है ना, उसको ऐसे लिख दिया जाता है, या कई बार लिख दिया जाता है मेसर्स ए बी एंड कंपनी, ए बी एंड कंपनी, ये पार्टनरशिप फॉर्म हो गई। अब मैंने अगर किसी पार्टनरशिप फॉर्म से क्रेडिट में गुड्स लिया है तो मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर के साथ में डील नहीं कर रहा, मैं तो उस पूरी की पूरी पार्टनरशिप फॉर्म के साथ में डील कर रहा हूं। तो ऐसे जो बिजनेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरा बैंक अकाउंट है एक्सिस बैंक में। अब अगर मैं पैसे जमा कराता हूं तो क्या मैं किसी डायरेक्टर या एक्सिस बैंक के किसी शेयर होल्डर को पैसे दे रहा हूं? नहीं, मैं तो एक्सिस बैंक में पैसे जमा करवा रहा हूं। और अगर मैं अपने पैसे निकालता हूं तो मैं किसी शेयर होल्डर से या डायरेक्टर से अपने पैसे नहीं मांग रहा, मैं तो एक्सिस बैंक से अपने पैसे मांग रहा हूं। तो ऐसी कंडीशन में मैं तो बैंक के साथ में डील कर रहा हूं, और बैंक भी अपने आप में एक इकोनॉमिक एंटिटी है। तो जब कभी आप किसी बिजनेस के साथ में डील करना शुरू कर देते हैं तो इनको कहा जाता है नेचुरल पर्सन, सॉरी आर्टिफिशियल पर्सन। इन दोनों के बीच में एक और भी अकाउंट आते हैं, कुछ अकाउंट ऐसे आते हैं जो कि ना तो नेचुरल पर्सन होते हैं ना तो आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, लेकिन वो अकाउंट किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इनको कहते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो सीधे सीधे जो लोगों के अकाउंट हैं, आदमियों और औरतों के अकाउंट हैं, वो किसके अंदर आ गए? नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर आ गए। जब कभी आप किसी बिजनेस एंटिटी के साथ में या किसी बिजनेस के साथ में डील करते हैं, इकोनॉमिक एंटिटी के साथ में डील करते हैं, तो वो आ गए आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर। लेकिन हमारी अकाउंटिंग के अंदर हम कुछ नाम ऐसे भी लिखते हैं जो किसी आदमी या औरत के तो नहीं है, जो किसी बिजनेस एंटिटी के तो नहीं है, लेकिन ये कहीं ना किसी आदमी को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, किसी ना किसी औरत को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ऐसे अकाउंट्स को हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूं कैपिटल, अगर मैं लिख दूं यहां पे कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? भाई ये तो बिजनेसमैन का पैसा है। बिजनेसमैन ने अपने पर्सनल रिसोर्सेस, अपनी पर्सनल एसेट्स बिजनेस को दिए, और इसी को हम कहते हैं कैपिटल। तो कैपिटल किसी का नाम नहीं है, लेकिन ये अल्टीमेटली है किसका अकाउंट? बिजनेसमैन का अकाउंट है। वैसे ही अगर मैं लिख दूं यहां पे ड्रॉइंग्स अकाउंट, अब ये ड्रॉइंग क्या है? एक बिजनेसमैन ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से जो भी पैसे विड्रॉ किए हैं, उस विड्रॉल किए हुए पैसे को हम लोग कहते हैं ड्रॉइंग। तो ये ट्रांजैक्शन भी किसके साथ हुए हैं? बिजनेसमैन के साथ में हुए, बिजनेस के ओनर के साथ में हुए। लेकिन ड्राइंग हमारे बिजनेस ओनर का नाम तो नहीं है, लेकिन ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? बिजनेसमैन के साथ हुए ट्रांजैक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी कौन सा अकाउंट हो गया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। और अगर यहां पर मैं कह दूं कि राम मेरा डेटर है, तो राम क्या चला गया? नेचुरल पर्सन अकाउंट। लेकिन राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता सारे के सारे मेरे डेटर हैं, तो कंबाइंडली मैंने इसको किस नाम से पुकारना शुरू कर दिया? डेटर। अब आम भाषा में किसी आदमी का नाम या औरत का नाम तो डेटर होता नहीं है, ऐसा तो बोलते नहीं, ए डेटर इधर आ, कोई बोलता है क्या? ऐसा नहीं बोलता। लेकिन डेटर भी उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, जिनसे हम फ्यूचर में पैसे कलेक्ट करेंगे, जिनसे हम फ्यूचर में पैसे लेंगे। तो ये भी क्या हो गया आपके लिए? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। वैसे ही क्रेडिटर्स। अब अगर मैं क्रेडिटर्स की बात करूं तो क्रेडिटर्स भी तो वो लोग हैं जिनको हम फ्यूचर में पेमेंट करने वाले हैं, जिनको हम फ्यूचर में पैसे देंगे। लेकिन अब किसी का नाम तो क्रेडिटर नहीं है ना। क्रेडिटर का नाम राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, जॉन हो सकता है, डेविड हो सकता है, लेकिन किसी आम आदमी का नाम तो क्रेडिटर होता नहीं। लेकिन फिर भी ऐसे लोग जिनसे हमने उधार ले रखा है, जिनको हम फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, ऐसे लोगों को हम कहते हैं क्रेडिटर। तो क्रेडिटर भी एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है जो उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जिनके अगेंस्ट में हमने फ्यूचर में पेमेंट करनी है, जिनके अगेंस्ट में हमारे पास में लायबिलिटी है। तो जितने भी लोग होते हैं, अब वो नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो या कुछ नाम ऐसे हैं जो पर्सन को रिप्रेजेंट करें, ये है आपके लिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट या आर्टिफिशियल अकाउंट। ये सब आएंगे किसके अंदर? ये सारे के सारे अकाउंट आएंगे आपके पर्सनल अकाउंट के अंदर। पर्सनल अकाउंट के लिए ल्यूकास पासियोली साहब ने नियम बनाया। क्या नियम बनाया? पर्सनल अकाउंट जितने भी होंगे, आप पर्सनल अकाउंट में जिन लोगों के साथ में डील कर रहे हैं
उन लोगों को देखो। अब वो लोग या तो रिसीवर हो सकते हैं और या तो वो लोग गिवर हो सकते हैं। आइदर दे विल बी रिसीवर और दे विल बी गिवर। अब सर ये कैसे होगा? भाई सीधी बात है, मैंने राम से गुड्स परचेस किया, क्रेडिट में गुड्स परचेस किया, मैंने क्या किया ये छोड़ो, राम रिसीवर है कि गिवर है? मैं डील किसके साथ कर रहा हूं? राम के साथ। तो राम रिसीवर है कि गिवर है? मैंने गुड्स परचेस किया, तो मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं, बिजनेस है ये, यहां पे खड़ा हो जाता हूं तो ये राम है। मैंने यहां पे खड़े होकर बिजनेस के एंगल से बोला मैंने राम से गुड्स परचेस किया, तो ये देखो राम रिसीवर है कि गिवर है? सर राम ने तो आपको गुड्स दिया, इसका मतलब राम क्या है? गिवर। ठीक है, मैंने राम से गुड्स परचेस किया था क्रेडिट में, राम मुझसे पैसे मांगने आ गया, मैंने राम को पैसे दे दिए। अब बताओ राम क्या है? सर हमने राम को पैसे दिए, इसका मतलब राम ने हमसे पैसे लिए, तो राम क्या हो गया अब? रिसीवर। तो जब मैंने गुड्स परचेस किया था तब राम क्या था? गिवर, उसने मुझे गुड्स दिया था। लेकिन जब मैंने राम को पेमेंट किया तो अब राम क्या है? रिसीवर, उसने मुझसे पैसे लिए हैं। ही इज द रिसीवर ऑफ मनी, ही इज द रिसीवर ऑफ कैश। तो बिजनेस जिन राम टाइप के लोगों से डील करता है, वो लोग, वो पर्सन या तो रिसीवर होंगे या तो गिवर होंगे, तीसरी कोई कंडीशन नहीं बनती। तो वो लोग जिनके साथ में बिजनेस डील कर रहा है, वो लोग या तो रिसीवर होंगे या तो गिवर होंगे। अगर वो लोग, वो पर्सन रिसीवर हैं तो आप उनके अकाउंट को डेबिट करेंगे, और वो लोग अगर गिवर हैं तो आप उनके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये बेसिक प्रिंसिपल आया। अब सर ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? बहुत लंबी कहानी है, मैं डेबिट और क्रेडिट का मतलब भी समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं जर्नल एंट्री के बेसिक रूल को समझ लूं। तो सबसे पहली कैटेगरी बनी पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट के अंदर तीन अलग अलग टाइप के अकाउंट हो सकते हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो सकते हैं, या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो सकते हैं। ये तीनों ही अकाउंट किसी ना किसी तरीके से पर्सन से या इंडिविजुअल से रिलेटेड हैं। तो मुझे उस इंडिविजुअल को देखना पड़ेगा कि वो इंडिविजुअल रिसीवर है कि गिवर है। अगर वो इंडिविजुअल रिसीवर है तो मैं उसके अकाउंट को डेबिट करूंगा, और अगर वो इंडिविजुअल गिवर है तो मैं उसके अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। ये हमारा एक नियम बन गया। आगे चलते हैं। सर दूसरी कैटेगरी क्या होगी? ल्यूकास पासियोली साहब ने कहा दूसरी कैटेगरी बनाओ अकाउंट की, और वो होगी आपके लिए रियल अकाउंट। सर रियल अकाउंट के अंदर क्या आएगा? भाई देखो, बिजनेस के अंदर सिर्फ 5 चीजें होती हैं। क्या क्या 5 चीजें होती हैं? एक होती है एसेट्स, दूसरी होती है लायबिलिटी, तीसरी होती है कैपिटल, चौथी होता है एक्सपेंस, और पांचवा होता है इनकम। 5 के अलावा अकाउंटिंग में कुछ भी नहीं होता। तो मैंने कहा सारी की सारी लायबिलिटी किसके अंदर आ गई? पर्सनल अकाउंट के अंदर। सर ऐसे कैसे आ जाएगी सारी लायबिलिटी? बिल्कुल आ जाएगी। ध्यान से सोचो, अगर आप कहते हो कि ये मेरी लायबिलिटी है, तो इसका मतलब क्या है? लायबिलिटी का मतलब ही है कि आपको फ्यूचर में अमाउंट पे करना है, और फ्यूचर में अमाउंट पे करना है तो किसी ना किसी को तो ये पैसा देना पड़ेगा, किसी ना किसी को। इसका मतलब वो क्या हो गया? पर्सन। कोई तो एक पर्सन ऐसा है जिसको मुझे लायबिलिटी पे करनी है। सर हमने तो बैंक लोन लिया था, बैंक लोन भी पर्सनल अकाउंट है। और अगर आपने बैंक लोन ले रखा है तो आप बैंक लोन किसको पे करेंगे? बैंक वालों को पे करेंगे। और बैंक खुद अपने आप में क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। सर हमने ना क्रेडिटर से उधारी ली थी, तो भैया वो क्रेडिटर भी क्या है? पर्सनल अकाउंट है। तो जब भी आप लायबिलिटी कहते हैं तो सीधे सीधे सारी लायबिलिटी किसके अंदर आ गई? पर्सनल अकाउंट के अंदर। तो लायबिलिटी का तो झमेला ही खत्म हो गया। लायबिलिटी क्या है? पर्सनल अकाउंट। अगर आप किसी से पैसे उधार ले रहे हैं तो किसी से, वो क्या हो गया? पर्सन। उधार ले रहे हैं, पर्सन क्या हो गया? गिवर, क्योंकि हमने पैसा लिया है तो पर्सन ने दिया तो होगा। जब आप उसी लायबिलिटी को लौटाएंगे तो आप किसी ना किसी आदमी को लौटा रहे हैं, पर्सन को लौटा रहे हैं, तो अब वो पर्सन क्या हो गया? रिसीवर। तो इसीलिए लायबिलिटी ली भी है तो पर्सन से, और लायबिलिटी सेटल भी कर रहे हैं, पेमेंट भी कर रहे हैं तो किसी पर्सन को। तो सारी लायबिलिटी किसके अंदर आ गई? आपकी पर्सनल अकाउंट के अंदर आ गई। लायबिलिटी का काम खत्म। मैंने कहा बिजनेस के अंदर सिर्फ 5 चीजें हैं। एक है एसेट, एक है लायबिलिटी, एक है कैपिटल, एक है इनकम, और एक है एक्सपेंस। इनकम को मैं वाई से लिखता हूं, ठीक है। तो सारी की सारी लायबिलिटी किसके अंदर आ गई दोस्त? आपकी पर्सनल अकाउंट के अंदर आ गई। अब बात करते हैं एसेट की। कुछ एसेट्स ऐसी हैं जो पर्सनल अकाउंट के अंदर कवर हो जाती है। कुछ एसेट्स का मतलब
डेटर, डेटर हमारी एसेट है क्योंकि मुझे फ्यूचर में उनसे पैसे रिकवर करने हैं, डेटर मेरी एसेट है। लेकिन डेटर भी अल्टीमेटली है तो वो लोग जिनसे हम फ्यूचर में पैसे रिकवर करेंगे। तो डेटर मेरी एसेट है तो कहां पर आ गई, पर्सनल अकाउंट के अंदर। सारी एसेट की बात नहीं कर रहा, अभी मैं गिन गिन के एक करके एसेट पे जाऊंगा। तो डेटर मेरी एसेट है, वो किसके अंदर आ गई, पर्सनल अकाउंट के अंदर, बिल्कुल ठीक। बैंक, बैंक में अगर मेरे पैसे डिपॉजिट हैं तो ये मेरा बैंक बैलेंस भी तो मेरी एसेट है, और ये जो बैंक बैलेंस मेरी एसेट है ये भी किसके अंदर आ गया, पर्सनल अकाउंट के अंदर आ गया। तो कुछ एसेट ऑलरेडी किसके अंदर आ गई, मेरी पर्सनल अकाउंट के अंदर आ गई। अब जो बची हुई एसेट है जिनको पर्सनल अकाउंट में जगह नहीं मिली, वो सारी की सारी एसेट कहां पर आ जाएगी, रियल अकाउंट के अंदर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो लैंड, लैंड कोई पर्सन नहीं है, लैंड एक चीज है, आइटम है, थिंग, इट इज अ थिंग। तो बिल्डिंग, जितनी भी आइटम्स हैं, जितनी भी थिंग्स हैं, चीजें हैं, वो सब किसके अंदर आ गई, अगर वो आपकी एसेट है तो वो किसके अंदर आ जाएगी, रियल अकाउंट के अंदर। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, कैश। सर बैंक भी लिख दो, नहीं, बैंक कहां पे चला गया है, पर्सनल अकाउंट के अंदर। कैश, डेटर लिख दो, नहीं, डेटर पर्सनल अकाउंट के अंदर चला गया, ठीक है। उसके बाद और क्या हो सकता है, अब पेटेंट, कॉपीराइट, वेबसाइट्स, सॉफ्टवेयर, एटसेट्रा। अब और कितने नाम बताऊं, आपने तो इतनी एसेट के नाम सुन रखे होंगे। तो कुछ एसेट्स किसके अंदर चली गई, पर्सनल अकाउंट के अंदर। अब जिन एसेट्स को पर्सनल अकाउंट के अंदर जगह नहीं मिली, क्योंकि ये चीजें हैं, आदमी नहीं है, इंसान नहीं है, नेचुरल पर्सन भी नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन भी नहीं है, तो ये चीजें हैं, लेकिन हमको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाली है, तो हमने कहा भाई इन सब की कौन सी कैटेगरी होनी चाहिए, रियल अकाउंट के अंदर आ जाएगी। अब कोई चीज अगर रियल अकाउंट में अंदर आ गई तो उसके लिए रूल क्या है, तो रियल अकाउंट के अंदर ल्यूकास पासियोली साहब कहते थे कि अगर कोई चीज है तो चीज आपको मिलेगी या वो चीज आप किसी को दोगे। तो अगर वो चीज आपको मिल रही है, इसका मतलब एसेट्स आपके पास आ रही है, एसेट्स आर कमिंग इन। एसेट्स आपके पास आ रही है तो ऐसी एसेट्स को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इफ एसेट्स आर कमिंग इन, एसेट्स आपको मिल रही है तो फिर आप क्या करेंगे, इसको डेबिट। लेकिन अगर आप किसी को अपनी एसेट्स देते हैं तब तो आपके हाथ से आपकी एसेट जा रही है, एसेट्स आर गोइंग आउट। और अगर एसेट आपके हाथ से जा रही है तो आप इसको करेंगे क्रेडिट। तो रियल अकाउंट के लिए रूल क्या बन गए, डेबिट इफ एसेट्स आर कमिंग इन, क्रेडिट इफ एसेट्स आर गोइंग आउट। अगर आपके पास एसेट आ रही है तो आप उस एसेट के अकाउंट को डेबिट करेंगे, अगर आपके पास से एसेट जा रही है तो आप उस एसेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जांपल कैश, मैंने कैश में गुड्स परचेस किया तो मुझे कैश देना पड़ रहा है, कैश इज गोइंग आउट, तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट। लेकिन अगर मैंने सेल किया, कैश सेल्स करी, तो कैश सेल्स के समय मुझे कैश मिल रहा है, कैश मेरे पास आ रहा है, तो मुझे इस कैश अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। ठीक, सर हमने ना लैंड खरीदा कैश में, लैंड की एसेट आपको मिल रही है, लैंड इज कमिंग इन, बिजनेस के अंदर वो आ रही है, तो लैंड अकाउंट आपके लिए डेबिट होगा। उसके बदले में आप कैश दे रहे हैं, कैश की एसेट आपके पास से जा रही है, कैश इज गोइंग आउट, तो फिर कैश अकाउंट क्या होगा आपके लिए, क्रेडिट। क्या क्या निपट गया, सर एसेट निपट गई, लायबिलिटी निपट गई, कैपिटल, कैपिटल तो ऑटोमेटिकली किसके अंदर आ गई दोस्त, पहले ही पर्सनल अकाउंट के अंदर आ चुकी है, क्योंकि कैपिटल अपने आप में एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ये हमारे बिजनेसमैन के बिजनेस के, उसके बिजनेसमैन के साथ हुए ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट करती है, तो कैपिटल तो पर्सनल अकाउंट के अंदर आ गई। अब क्या बच गया, इनकम और एक्सपेंसेस। इनकम और एक्सपेंसेस को सेपरेटली रिकॉर्ड करने के लिए ल्यूकास पासियोली साहब ने कहा एक तीसरी कैटेगरी बनाओ। तीसरी कैटेगरी कौन सी बनाओ सर, तीसरी कैटेगरी बनाओ नॉमिनल अकाउंट। तीसरी कैटेगरी बनाओ नॉमिनल अकाउंट की। अब सर नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या होगा, क्या बच गया, सर इनकम और एक्सपेंसेस, सारे इनकम और एक्सपेंसेस को नॉमिनल अकाउंट के अंदर डाल दो। मेरे पास बच गए एक्सपेंसेस, मेरे पास बच गई इनकम। एक्सपेंसेस का एक सेकंड वर्जन भी होता है लॉसेस। सर लॉसेस और एक्सपेंसेस में अंतर होता है, थ्योरेटिकल डिफरेंस होता है, प्रैक्टिकल डिफरेंस नहीं होता। सर मतलब देखो भाई, अगर मैंने पैसे खर्च कर दिए, उसके बेनिफिट ले लिए, नॉन रिकवरेबल है, और अगर कोई लॉस हो गया तो वो पैसा भी तो नॉन रिकवरेबल है।
तो अल्टीमेटली लॉसेस और एक्सपेंसेस के बीच में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, इसलिए एक्सपेंसेस और लॉसेस लगभग एक ही कैटेगरी के होते हैं। इनकम, इनकम को कई बार हम लिख देते हैं प्रॉफिट के नाम से और कई बार लिख देते हैं हम गेन के नाम से, लेकिन दोनों के बीच में फर्क है। अगर कोई रेवेन्यू नेचर का, हमने प्रॉफिट की क्लासिफिकेशन की थी, याद है प्रॉफिट को हमने दो कैटेगरी में बांटा था, रेवेन्यू प्रॉफिट और कैपिटल प्रॉफिट। तो अगर रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट है तो हम उसको सिंपली कहते हैं प्रॉफिट, लेकिन अगर कोई कैपिटल नेचर का आपको प्रॉफिट हो रहा है, कैपिटल प्रॉफिट हो रहा है, तो हम इसको कहते हैं गेन। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, मुझे पहले से पता है कि इतना प्रॉफिट मैं कमाऊंगा, अगर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है तो फिर इसको हम लोग कहते हैं अपनी इनकम या प्रॉफिट। लेकिन अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, उम्मीद नहीं थी, फिर भी यह प्रॉफिट हो गया। जैसे हम लोगों ने बात की थी कि 5 लाख रुपए की कोई हमने मशीन खरीदी, 3 साल बाद उसको हमने 8 लाख में बेच दिया। किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा भी था कि सर क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल है? मैंने कहा था दोस्त पॉसिबल तो कुछ भी हो सकता है, उसकी तो बात छोड़ो। तो अगर मान लो वाकई में मेरी कोई मशीन जिसको मैंने 5 लाख में खरीदा था, 3 साल इस्तेमाल करने के बाद 7 लाख में बेच दिया, तो 5 लाख से ऊपर भी पैसे की रिकवरी होगी, ये तो अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, फिर भी प्रॉफिट तो हुआ ना। तो ऐसे प्रॉफिट को हम लोग कहते हैं गेन। तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या क्या आ जाएगा? इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, प्रॉफिट, गेन, ये सारे किसके अंदर आएंगे? नॉमिनल अकाउंट के अंदर। यानी इनकम और एक्सपेंसेस के लिए मैंने बना दी तीसरी कैटेगरी, कौन सी? नॉमिनल अकाउंट। अब इसके लिए नियम क्या है? तो इसके लिए नियम या रूल ये कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी आपके एक्सपेंसेस या लॉसेस होंगे आप उनको डेबिट करेंगे। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सब प्रॉफिट नहीं लिखा, इनकम का मतलब ही प्रॉफिट होता है, तो इसलिए नियम बन गया क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ल्यूकास पासियोली साहब ने कहा कि आप जितने अकाउंट खोल रहे हैं, जितने अकाउंट या जितने अलग अलग आइटम्स में लोगों के साथ में आप डील कर रहे हैं, उनकी 3 कैटेगरी बनाओ, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के लिए ल्यूकास पासियोली साहब ने रूल दिया कि अगर वो पर्सन जिसके साथ में बिजनेस डील कर रहा है वो रिसीवर है तो उसका अकाउंट डेबिट होना चाहिए, और अगर वो गिवर है तो उसका अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। रियल अकाउंट के लिए उन्होंने कहा कि रियल अकाउंट आपकी एसेट से रिलेटेड है, चीजों से रिलेटेड है, थिंग्स से रिलेटेड है, तो ये चीजें या तो आपको मिलेंगी, आपके पास आएंगी, या तो चीजें आपके हाथ से जाएंगी। तो रियल अकाउंट के लिए उन्होंने कह दिया कि डेबिट व्हाट कम्स इन, कोई भी चीज आपके पास में आ रही है तो आप उसको डेबिट करेंगे, और कोई भी चीज अगर आपके पास से जा रही है तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। हम इसको कह देते हैं क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट के लिए उन्होंने कह दिया कि नॉमिनल अकाउंट के अंदर इनकम और एक्सपेंसेस होंगे, तो अगर एक्सपेंसेस हैं तो आप, एक्सपेंसेस या लॉसेज हैं तो आप इनको डेबिट करेंगे, लेकिन अगर इनकम या गेन है तो आप इसको क्रेडिट करेंगे। ये इन्होंने बेसिक रूल दिए। इन्हीं बेसिक रूल के बेसिस पर हम एंट्री बनाना शुरू करते हैं। लेकिन अब जमाना बदल गया। ये प्रिंसिपल कब के थे? आज से 700 साल पहले। अब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुने, क्योंकि अब ये आपके आगे के लिए बहुत जरूरी है। लिखने लिखने की बात तो बाद में भी होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे से ये रूल बने 1497 में, लगभग आज से 700 साल पहले। आज से 700 साल पहले बिजनेस बड़ा सिंपल हुआ करता था, इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ करता था बिजनेस के अंदर। बहुत ज्यादा क्रेडिट में ट्रांजैक्शन नहीं हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा नई चीज़ें नहीं आई थी, बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग के बारे में, बिजनेस के बारे में लोगों की नॉलेज इतनी नहीं हुआ करती थी। जैसे जैसे नॉलेज डेवलप होती गई, लोगों ने बिजनेस के अंदर कुछ नई टेक्निक्स लाना शुरू करी। अब बिजनेस के अंदर टेक्निक आई तो जैसे जैसे बिजनेस बदलेगा आपकी अकाउंटिंग भी बदलेगी। तो अब इस ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट वाली जो अप्रोच है, इसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। इस ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ जैसे जैसे बिजनेस इवॉल्व हुआ, आगे बढ़ता चला गया, लोगों की समझ बढ़ती चली गई, तो उन्होंने अकाउंटिंग करने के लिए एक नई अप्रोच और डेवलप कर ली, एक नई इनसाइट और डेवलप कर दी, जिसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न अप्रोच। और मॉडर्न अप्रोच किस पे टिकी पड़ी है? एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंसेस पे टिकी पड़ी है। अब मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है? मॉडर्न अप्रोच भी अगर देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पे ट्रेडिशनल अप्रोच का ही रिफ्लेक्शन है, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बस इन्होंने इस मॉडर्न अप्रोच में अकाउंटिंग को थोड़ा सा आगे लेके चले गए। फॉर एग्जांपल, रियल अकाउंट में ल्यूकास पासियोली साहब ने कहा था कि अगर कोई चीज आपको मिलेगी तो आप उसको डेबिट करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो अगर मुझे कोई चीज मिल रही है, कोई एसेट मेरे पास आ रही है, तो एसेट की वैल्यू तो इंक्रीज हो जाएगी, और एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ल्यूकास पासियोली साहब डेबिट करते थे। मॉडर्न अप्रोच भी यही कहती है कि अगर मान लो एसेट की वैल्यू, मैं एक साइड लिखता हूं इंक्रीज और एक साइड लिखता हूं मैं डिक्रीज।
अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आप इसको करेंगे डेबिट, और एसेट की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो आप इसको करेंगे क्रेडिट। ये मॉडर्न अप्रोच कहती है। मॉडर्न अप्रोच ये नहीं कहती कि एसेट आ रही है कि जा रही है। ये देखो, मॉडर्न अप्रोच कहती है कि ये बताओ कोई एसेट है, हाँ है, तो ये चेक करो कि क्या एक ट्रांजैक्शन के बाद एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या उस ट्रांजैक्शन या इवेंट के बाद एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। आंसर मिलता है कि सर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो बस एसेट अकाउंट को डेबिट कर दो। आंसर मिलता है कि सर नहीं, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो उस अकाउंट को क्रेडिट कर दो। लायबिलिटी, अब लायबिलिटी क्योंकि एसेट के जस्ट अपोजिट है, तो मॉडर्न अप्रोच कहती है कि चेक करो ट्रांजैक्शन के कारण लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज। सर लायबिलिटी ना इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो ये हो जाना चाहिए क्रेडिट, और लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो जा रही है तो ये हो जाना चाहिए डेबिट। किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए ये चेक करो कैपिटल इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज। अगर कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो आप इसको करेंगे क्रेडिट, और अगर कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो आप इसको करेंगे डेबिट। इनकम, अगर किसी ट्रांजैक्शन से आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो आप इसको क्रेडिट करेंगे। अब इनकम डिक्रीज होने का सवाल जनरली नहीं उठता, कहीं कहीं एक्सेप्शनल केसेस में उठेगा तो देखेंगे। वैसे ही ये कहते हैं कि एक्सपेंसेस क्या हैं, अगर आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, आपके ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, तो आप इनको क्या करेंगे, डेबिट। तो मॉडर्न अप्रोच ये कहती है कि अगर एसेट इंक्रीज हो तो आप डेबिट करेंगे, एसेट डिक्रीज हो तो आप क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी लेकिन अगर इंक्रीज हो तो आप क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो तो आप उसको डेबिट करेंगे। कैपिटल अगर इंक्रीज हो तो आप इसको क्रेडिट करेंगे, कैपिटल अगर डिक्रीज हो तो आप इसको डेबिट करेंगे। इनकम हो तो क्रेडिट कर दो, एक्सपेंस है तो डेबिट कर दो। ये हमारी मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से रूल है। सर हम काम किस पे करेंगे? दोस्त मैं मान के चल रहा हूं कि आपने पहले से, क्योंकि कभी कॉमर्स पढ़ रखी है, और ट्रेडिशनली हमारे स्कूलों के अंदर 11th-12th में कॉमर्स पढ़ाते समय अभी भी ट्रेडिशनल अप्रोच ही बहुत ज़्यादा तरीके से फॉलो की जाती है, इसीलिए आप ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ आई थिंक ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, इसलिए मैं भी अपनी एंट्रीज ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ में करूंगा। लेकिन तो सर फिर मॉडर्न अप्रोच की बात ही क्यों कर रहे हो? मॉडर्न अप्रोच की बात करने का कारण मेरा सिर्फ इतना है कि कभी कोई एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शन या इवेंट दिख जाए जिसके लिए पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट वाला प्रिंसिपल या नियम, गोल्डन रूल जिसको कई बार कहते हैं, अगर वो फॉलो ना हो रहे हो, वो अगर काम ना कर रहे हो, तो फिर बेटर ऑप्शन है कि आप किस पे शिफ्ट कर जाओ, मॉडर्न अप्रोच पे शिफ्ट कर जाओ। तो किसी सवाल का जवाब अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से नहीं मिलता है तो फिर उस सवाल का जवाब मॉडर्न अप्रोच से ढूंढने की कोशिश करो, डेफिनेटली आपको उस सवाल का जवाब मिल जाएगा। यानी इन शॉर्ट में कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आज नहीं, आज से 10 साल बाद भी जब भी कहीं अकाउंटिंग में आप फंस जाओ, ऐसा लगता है कि अब अकाउंटिंग में निकल नहीं पा रहे, बातें समझ में नहीं आ रही, तब उस कंडीशन में ट्रेडिशनल अप्रोच से उसको सोचने के बजाय मॉडर्न अप्रोच से उसको सोच के देखना, आपको पक्का पक्का जवाब मिल जाएगा। आगे चलते हैं। सर जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? सुनो, जर्नल एंट्री करने के लिए हमारे पास में कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। उन स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो करके हम अपनी एंट्री को बनाना शुरू करेंगे। एंट्री बनाने के पहले मुझे एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है कि कौन सा अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, कौन सा रियल अकाउंट है, कौन सा नॉमिनल अकाउंट है। इसकी हम जल्दी से एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कैपिटल, बताओ कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा? आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन लिखनी है। ठीक सर, हमको ये सब लिखना पड़ेगा? अब दोस्त लिखना पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो तो एक अलग मैटर है। अगर आपके पास में नोट्स पहुंच गए होंगे तो फिर नोट्स के अंदर मैंने इसी तरीके से फॉर्मेट आपको बना के दिया हुआ है। आपको कैपिटल लिखा हुआ मिलेगा, उसके बाजू में एक जगह खाली मिलेगी, आपको उसी को फॉलो करके उसी के आगे लिख देना है। ठीक, फिलहाल के लिए आप चाहो तो लिख भी सकते हो। कैपिटल, कैपिटल की कैटेगरी क्या होगी? ये होगी सर हमारे लिए पर्सनल अकाउंट। सर आप तो कह रहे थे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, है तो अल्टीमेटली पर्सनल अकाउंट ही। परचेज, परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है, इसलिए इसकी कैटेगरी क्या होगी दोस्त? नॉमिनल अकाउंट। सेल्स, सेल्स हमारे लिए इनकम है या रेवेन्यू है, इसलिए इसकी भी कैटेगरी क्या होगी हमारे लिए? नॉमिनल अकाउंट। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, इसलिए इसकी कैटेगरी क्या होगी दोस्त? नॉमिनल अकाउंट। सन्ड्री एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को भी हम किस में कैटेगरी में डालते हैं? नॉमिनल अकाउंट में डालते हैं, तो यहां पे लिखेंगे हम नॉमिनल अकाउंट।
ट्रेड चार्जेस मतलब बिजनेस को चलाने के लिए, स्मूथली तरीके से कंटिन्यू करने के लिए हम जो छोटे मोटे खर्चे करते हैं ना, नॉर्मली सेल्स जनरेट करने के लिए हम जो छोटे मोटे खर्चे करते हैं, इनको हम कहते हैं ट्रेड चार्जेस। तो ट्रेड चार्जेस भी आपके एक्सपेंस है, तो इसकी कैटेगरी भी क्या होगी, नॉमिनल अकाउंट। मिसलेनियस रिसिप्ट, वर्ड लिखा हुआ है रिसिप्ट, मतलब आपको पैसे मिल रहे हैं अलग अलग, छोटे छोटे, कभी रद्दी बेच दी, कभी कबाड़ा बेच दिया, इस तरीके से आपको छोटे छोटे कहीं ना कहीं से पैसे मिल जाते हैं। तो ये भी आपके लिए एक रेवेन्यू का सोर्स है, इसलिए इसकी भी कैटेगरी क्या होनी चाहिए, नॉमिनल अकाउंट। लोन फ्रॉम एसबीआई, मैंने लोन लिया है, लोन लिया इसका मतलब ये मेरी लायबिलिटी है, लायबिलिटी है तो डेफिनेटली किस अकाउंट में आ गई, पर्सनल अकाउंट के अंदर आ गई। लोन फ्रॉम एसबीआई, तो हम डील कर रहे हैं एसबीआई के साथ, और एसबीआई क्या है यहाँ पर, गिवर। तो क्योंकि हमारी डीलिंग एसबीआई के साथ चल रही है, एसबीआई अपने आप में क्या है, इकोनॉमिक एंटिटी, तो ये किसके अंदर आएगा, पर्सनल अकाउंट। वेजेस एक्सपेंस हैं, तो ये किसके अंदर आएगा, नॉमिनल अकाउंट। ड्राइंग किसके अंदर आएगा, ये ड्राइंग के ट्रांजैक्शन बिजनेसमैन के साथ हुए ट्रांजैक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी किसके अंदर आएगा, पर्सनल अकाउंट। फिर उसके बाद रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, इसीलिए आना चाहिए ये नॉमिनल अकाउंट। हाँ, रेंट के आगे लिख देते रेंट रिसीव्ड, तो फिर ये मेरे लिए क्या बन जाती, रेवेन्यू, रिसिप्ट या इनकम, तब भी ये क्या होती मेरे लिए, नॉमिनल अकाउंट ही होती। लेकिन रेंट सिर्फ लिखा हो तो आप इसको एक्सपेंस मानेंगे, लेकिन रेंट रिसीव्ड लिखा हो तब आप इसको अपनी इनकम मानेंगे। सैलरी भी मेरे लिए एक्सपेंस है, इसलिए इसकी कैटेगरी भी होगी मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड, मुझे इंटरेस्ट मिला है, मुझे इंटरेस्ट की इनकम आई है, और इंटरेस्ट की इनकम क्या होती है हमारे लिए, रेवेन्यू रिसिप्ट, तो ये भी हमारे लिए क्या है, नॉमिनल अकाउंट। जितने भी रेवेन्यू आइटम है, रेवेन्यू इनकम हो या रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो, वो सब किसके अंदर आएंगे, आपके नॉमिनल अकाउंट के अंदर। इंश्योरेंस का लिए मैंने प्रीमियम पे किया होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया होगा, इसीलिए इंश्योरेंस भी मेरे लिए क्या है, नॉमिनल अकाउंट। मैंने अपनी रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली होगी। फ्रेट मेरे लिए एक्सपेंस है, इसलिए ये भी होना चाहिए नॉमिनल अकाउंट। फ्रेट का मतलब होता है भाड़ा, जब गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफर करते हैं ना, तो उसको कहते हैं, उसके जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हम पे करते हैं उसको कहते हैं फ्रेट। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन का मतलब क्या, भाई किसी और की एसेट है, आप उसकी एसेट को यूज कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने में, उस गुड्स एंड सर्विसेज को आप बेच रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, तो जिसकी एसेट आपने यूज की है उसको भी तो कुछ ना कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो ये जो चार्जेस हम पे करते हैं किसी की कोई एसेट यूज करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं रॉयल्टी। तो रॉयल्टी भी चार्जेस हैं, एक्सपेंसेस हैं, इसीलिए ये भी किसके अंदर आना चाहिए, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आना चाहिए। कैरेज इनवर्ट, कैरेज का मतलब ही होता है भाड़ा। तो सर ये फ्रेट और कैरेज में क्या फर्क है, ऐसे तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकल डिफरेंस देखूं, लिटरल डिफरेंस देखूं, तो कई बार गुड्स हम दूसरे शहरों से बुलाते हैं, तो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा होता है उसको हम लोग कहते हैं कैरेज। लेकिन कई बार गुड्स हम एक ही शहर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफर करते हैं, तो एक शहर के अंदर ही जब आप गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं तो उसको कहते हैं फ्रेट, लेकिन है तो अल्टीमेटली गुड्स की डिलीवरी के चार्जेस ही ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस। और अगर ये ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हैं तो ये भी आएगा नॉमिनल अकाउंट के अंदर। डिस्काउंट रिसीव्ड, आपने सप्लायर से गुड्स परचेस किया, सप्लायर से गुड्स परचेस करने के बाद कैश देते समय आपको सप्लायर से डिस्काउंट रिसीव हुआ है, अब ये डिस्काउंट आपके लिए इनकम है, इसलिए ये भी किसके अंदर आएगी, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगी। डिस्काउंट अलाउड, आपने अपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया है, आप कस्टमर को डिस्काउंट दिया है तो जितनी आपकी उम्मीद थी, आपको अपनी उम्मीद से पैसे कम मिले हैं, इसीलिए ये आपके लिए एक खर्चे के जैसा है, इसकी भी कैटेगरी क्या होगी दोस्त, नॉमिनल अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड अगर आपके लिए इनकम है तो डिस्काउंट अलाउड आपके लिए एक्सपेंस होना चाहिए। बेड डेट्स भी आपके लिए एक खर्चा है, आपके लिए एक लॉस है, इसलिए इसकी भी कैटेगरी होगी नॉमिनल अकाउंट। सर बेड डेट्स यानी होता क्या है, मैंने किसी को गुड्स बेचा, मुझे अभी पैसे नहीं मिले, क्रेडिट में गुड्स बेचा है, मुझे अभी पैसे नहीं मिले, मेरी उम्मीद है आज से 15 दिन बाद मुझे पैसे मिलेंगे, 15 दिन बाद पैसे नहीं आए, मैंने सामने वाले को फोन किया, भैया पैसे दो, उसने कहा देता हूं, मैंने कहा कब दोगे, उसने कहा 10 दिन बाद, फिर 10 दिन बाद फोन लगाया, उसने कहा और 10 दिन बाद, करते 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 पूरा साल निकल गया, आज तक पैसे नहीं मिले। मिले तो क्या मिले, सिर्फ वादा जो कभी पूरा नहीं होने वाला, यह भी हमको समझ में आ गया। यानी अब आप ये मान लो
कि आपको ये पैसे फ्यूचर में कभी नहीं मिलने वाले। दिस मनी इज नॉन रिकवरेबल इन नेचर। अब ये पैसे क्योंकि आपको फ्यूचर में नहीं मिलने वाले, जिसके लिए आप ऑलरेडी गुड्स दे चुके हो, गुड्स आप ऑलरेडी बेच चुके हो, तो ये आपके लिए एक टाइप से लॉस हो गया। तो अब ये क्योंकि लॉस है इसलिए नॉमिनल अकाउंट के अंदर आ जाना चाहिए, लेकिन अकाउंटिंग में नॉर्मली हम बैड डेट्स को लॉस कहने की बजाय एक्सपेंस कहना ज्यादा प्रेफरेबल समझते हैं। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, क्रेडिट में गुड्स बेच रहे हैं, तो कुछ पैसे आपके डूबेंगे ही डूबेंगे। ये हर एक बिजनेसमैन को पता होता है। सारे पैसों की रिकवरी हो जाएगी कोई जरूरी नहीं होता। 2-5% पैसे डूब ही जाते हैं और एक बिजनेसमैन छोड़ भी देता है कि चलो जाने दो यार, गए तो गए। तो ये एक्सपेक्टेड होता है, इसलिए हम इसको नॉर्मली एक्सपेंस कहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो जो पैसे आपके डूब गए, नहीं मिलने वाले, उसको कहते हैं हम लोग बैड डेट्स। गैस एंड फ्यूल, प्रोडक्शन करते समय हमने जो भी गैस और फ्यूल का पैसा खर्च किया होगा वो हमारे लिए एक्सपेंस है, इसीलिए ये भी किसके अंदर आएगा? नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। आगे चलते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस वर्ड लिखा हुआ है इसलिए सीधे सीधे कहां आ जाना चाहिए? ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर। चैरिटी, दान खाता। अब हमने दान किसी को दिया होगा, सर हमने दान लिया भी तो होगा। अरे भैया, बिजनेसमैन बिजनेस करता है कि दान से अपना घर चलाता है? बिजनेसमैन का तो काम ही है प्रॉफिट कमाना, तो इसलिए बिजनेसमैन किसी से चैरिटी लेता नहीं है। नॉर्मली उसको सोसाइटी के अंदर अपनी एक इमेज बनाने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए चैरिटी करनी पड़ती है, दान देना पड़ता है। इसलिए जब भी चैरिटी लिखा हो, आप इसको नॉर्मल वे में अपना एक्सपेंस अज्यूम करो और नॉमिनल अकाउंट के अंदर डाल दो। इलेक्ट्रिक फिटिंग, सर इलेक्ट्रिक फिटिंग क्या होगी? हाँ, इलेक्ट्रिक फिटिंग है आपके लिए रियल अकाउंट। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, एक होता है इलेक्ट्रिक एक्सपेंस और एक होता है इलेक्ट्रिक फिटिंग। इलेक्ट्रिक फिटिंग का मतलब होता है कि जब कभी आप घर बनाते हैं ना, तो घरों के अंदर आजकल इंडोर या दीवालों के अंदर ही इंटरनल वायरिंग सिस्टम डालते हैं, जिसके अंदर पूरे इलेक्ट्रिक के वायर बिछे हुए होते हैं और जब तक घर चलता है ना 40 साल तक, तब तक वो वायरिंग नहीं बदली जाती। वायरिंग वही रहती है, बस कभी बल्ब खराब हुआ तो बल्ब बदल दिया, ट्यूबलाइट फ्यूज हो गया तो ट्यूबलाइट बदल दिया, पंखा खराब हुआ तो पंखा बदल दिया, लेकिन वायरिंग तो वही रहती है। तो ये जो वायरिंग सिस्टम ऑलरेडी मकान के अंदर इंस्टॉल करते हैं ना, काफी महंगा इंस्टॉल होता है, अच्छे खासे पैसे खर्च होते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फिटिंग। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाला है, सब्सटेंशियल अमाउंट का एक्सपेंस है, नॉन रिकरिंग नेचर का है, इसीलिए ये आपके लिए हो जाती है एसेट। और क्योंकि ये एसेट है इसलिए इसको किसके अंदर डालना चाहिए? रियल अकाउंट के अंदर। हॉनोरेरियम टू सेक्रेटरी, हॉनोरेरियम टू सेक्रेटरी का मतलब होता है कि भाई हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं उनको जो सैलरी दी है उसको हम लोग इज्जत के साथ हॉनोरेरियम कह देते हैं। तो ये भी है तो एक टाइप की सैलरी ही, इसीलिए ये भी किसके अंदर आएगी? नॉमिनल अकाउंट। सन्ड्री क्रेडिटर्स, भाई क्रेडिटर्स लिखा है तो डेफिनेटली किसके अंदर आ जाना चाहिए? पर्सनल अकाउंट। सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स भी वो लोग होते हैं जिनसे हम फ्यूचर में पैसे रिकवर करने वाले हैं, तो इसीलिए ये भी कौन सी कैटेगरी होनी चाहिए? ये भी होगी आपके लिए पर्सनल अकाउंट। गुडविल, गुडविल हमारी एसेट है, भले ही इंटेंजिबल है लेकिन है तो हमारी एसेट, और इसीलिए ये किसके अंदर आ जाएगी? रियल अकाउंट के अंदर। सॉफ्टवेयर, रियल अकाउंट। वेबसाइट्स, ये भी हमारी एसेट है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाली है, तो ये भी हमारे लिए क्या होगी? रियल अकाउंट। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड भी हमारे लिए एक्सपेंस है, तो ये हो गया हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट। सर इसके पहले भी कैरेज आया था, 2 बार आ गया दोस्त। यहां लिखा हुआ था कैरेज इनवर्ड और यहां लिखा हुआ था कैरेज आउटवर्ड। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर मैंने गुड्स परचेस किया है और गुड्स परचेस को मैं अपनी दुकान या गोडाउन या वेयर हाउस या फैक्ट्री तक लाने के लिए जो फ्रेट पे कर रहा हूं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दे रहा हूं, उनको कहते हैं हम लोग कैरेज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड। यानी परचेस किए हुए गुड्स को अपनी लोकेशन तक लाने के लिए, फैक्ट्री प्रमाइस तक लाने के लिए हम जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करते हैं उसको कहते हैं कई बार कैरेज इनवर्ड, कई बार फ्रेट इनवर्ड। लेकिन अगर मान लो मैंने गुड्स बेचा है, गुड्स बेचते समय मैंने एक फैसिलिटी देनी है अपने कस्टमर को कि मैं होम डिलीवरी कर रहा हूं, उसके घर तक मैं गुड्स पहुंचा के दूंगा। तो अगर मान लो मैंने गुड्स बेचा है और इस गुड्स को कस्टमर के घर तक मैं पहुंचाता हूं, तो उसमें भी तो पैसे खर्च हो रहे हैं। मुझे एक गाड़ी मेंटेन करनी पड़ेगी, उसमें भी डीजल वगैरह डलवाना पड़ेगा, उसके बाद डीजल डलवाने के बाद मुझे उसमें भी एक ड्राइवर अपॉइंट करना पड़ेगा, कंडक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा, लेबर लगानी पड़ेगी, तो इन सब का भी तो खर्चा है। तो अगर मैं गुड्स को बेचने के बाद कस्टमर की लोकेशन तक पहुंचाने के लिए
कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करता हूं तो इसको हम लोग कहते हैं कैरेज आउटवर्ड या तो फिर फ्रेट आउटवर्ड, लाने के लिए इनवर्ड, जाने के लिए, भेजने के लिए आउटवर्ड। इंटरेस्ट पेड ये भी हमारे लिए एक्सपेंस है तो इसकी भी कैटेगरी होगी नॉमिनल अकाउंट। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, सर रिसीव्ड लिखा है, इनकम है, नहीं दोस्त नहीं, क्या लिखा है, इन एडवांस, यानी अभी तक हमने बेनिफिट दिए नहीं है। हमने पार्टी को ये नहीं कहा कि लो हमारी बिल्डिंग यूज करना शुरू करो और पार्टी ने उस बिल्डिंग को यूज करने के बाद हमको रेंट दिया हो, ऐसा नहीं हुआ। पार्टी ने हमको एडवांस में रेंट दिया है, अभी तक हमारी तरफ से जो उसको बेनिफिट दिए जाने चाहिए थे वो बेनिफिट हमने अभी तक उसको नहीं दिए। इसीलिए अगर मैं कोई पैसे एडवांस में ले लेता हूं, जब तक मैं उसका बेनिफिट नहीं दे देता तब तक मेरे लिए क्या होगी, लायबिलिटी। सर लेकिन कभी ना कभी तो बिल्डिंग यूज करेगा ही ना, हाँ बात तो सही है, कभी तो बिल्डिंग यूज करेगा। तो मेरे दोस्त जिस दिन वो बिल्डिंग को यूज कर ले उस दिन ये मान लेना कि हमने हमारी तरफ से जो बेनिफिट देने थे वो दे दिए। उस दिन तुम इसको अपनी इनकम कहना, लेकिन जब तक बेनिफिट आपने डिलीवर नहीं किए, जब तक आपने बेनिफिट नहीं दिए, तब तक ये आपके लिए क्या होगी, लायबिलिटी। और अगर ये लायबिलिटी है तो इसकी कैटेगरी भी क्या होगी, पर्सनल अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी रियल अकाउंट, सर एसेट है, चीज है, ओके। लैंड एंड बिल्डिंग रियल अकाउंट, फर्नीचर रियल अकाउंट, फिक्सचर एंड फिटिंग्स रियल अकाउंट। बैंक चार्जेस दोस्तों हमारा खर्चा है, इसलिए इसकी कैटेगरी क्या होगी, नॉमिनल अकाउंट। नो हाउ हमारे लिए एसेट है, इसीलिए इसकी कैटेगरी होगी रियल अकाउंट। ठीक, इसके आगे जितने भी अकाउंट्स हैं ये आपके लिए होमवर्क में होंगे, जिनको हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके पास में नोट्स मिल गए हों तो इसके आगे आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और नहीं तो फिर इसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। नो हाउ क्या होते हैं, इससे रिलेटेड आपका कोई डाउट हो सकता है, मैं मान लेता हूं इस बात को, इसको भी मैं अपनी कल की क्लास में डिस्कस करूंगा। तो इसके आगे की बात हमारी कल होगी। तब तक के लिए दोस्त हैव अ नाइस डे, बाय बाय।